वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम लोग कहानी का वाचन करेंगे। उस कहानी का नाम है रोज। इसका अन्य नाम गैंग्रीन भी है, जिसके लेखक अग्गे जी हैं। इसका प्रकाशन 1934 में हुआ था। तो आइए देखते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग वाचन भी करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, प्रमुख पात्रों को जान लेते हैं, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए वहाँ से हम कर सकें। यह नेट की परीक्षा के सिलेबस में लगा हुआ कहानी है और हम लोग पढ़ रहे हैं कहानी जो कि नेट के सिलेबस के यूनिट 7 में लगी हुई कहानी है। तो यूनिट वाइज कहानी का सिलसिला जारी करते हैं और पहले महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रोज कहानी नाम से यह विपथगा कहानी संग्रह में संकलित है। गैंग्रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज और गैंग्रीन दोनों नाम है, तो गैंग्रीन नाम से जयदोल नामक कहानी संग्रह में संकलित है। तो रोज कहानी से किसमें? विपथगा में। गैंग्रीन नाम से किसमें? जयदोल में। और जयदोल में कितनी जिस कहानी भी संग्रह में लगी रहती हैं, उस कहानी संग्रह के सभी कहानियों का जानना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जयदोल कहानी संग्रह में 12 कहानियाँ लगी हैं। कौन कौन है देख लेते हैं। पठार का धीरज, सांप, आदम की डायरी, बसंत, हीली बोनू के बत्तखें, यहाँ पे हल नहीं है, बत्तखें, हीली बोनू के बत्तखें, वे दूसरे, कवि प्रिया, नगा पर्वत की एक घटना, 9वां पे है गैंग्रीन, गैंग्रीन, 10वां है नीली हंसी और 11वां मेजर चौधरी की वापसी, 12वां जयदोल है। ठीक है, तो देखिए जिस नाम से रहता है उसमें तो कहानी वह रहेगी ही। तो जयदोल कहानी है। हालांकि जो यहाँ पे टाइपिंग करने में हल आ गया है या नहीं है, बाकी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको यह कहानी भेज दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। प्रमुख पात्रों की बात करें तो मालती प्रमुख पात्र हैं। महेश्वर मालती के डॉक्टर पति हैं और इस बार पूछा गया था कि पिछली बार कि इनके जो पति हैं वह सरकारी डिस्पेंसरी में है या नहीं है। तो यह कथनों में दिया था, तो यह सरकारी डॉक्टर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। टीटी मालती का बेटा है। मैं जो कह रहा है वह कहानीकार जी हैं। तो आइए कहानी का वाचन करते हैं, प्रमुख पात्रों को देखेंगे और इस बार जेआरएफ पक्का। तो जेआरएफ की तैयारी के लिए हम जेआरएफ का उद्देश्य लेते हुए इस कहानी का वाचन शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण जो पंक्तियाँ हैं पूछी जाती हैं, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन किससे कह रहा है, कौन किसका कथन है, यह और गीत भी आए हैं तो वहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। रोज कहानी, लेखक अग्गे, वाचन स्वरवनिस। दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। यदि यहीं पे दे दिया जाए, यहाँ से लेके उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था, ऐसा भी दे देता है और पूछता है कि यह किस कहानी से है। तो आप थोड़ी सी गहराई के साथ पढ़ते हुए चलेंगे तो उन चीज़ों को पकड़ पाएंगे। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली, जो कि प्रमुख पात्र है। मेरी यानी कि लेखक जो कहानीकार हैं, उनका मैं, मेरा, यह सब जो है वह कहानीकार का है। कहानीकार स्वयं कर रहे हैं। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक सी मीठे विस्मय से जाग सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? वे मतलब उनके पति। अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं। अभी आए नहीं, दफ्तर में, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब से गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे हवा नहीं चाहिए, नहीं, मुझे हवा नहीं चाहिए। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा,
यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है। मालती मेरी दूर की, अब देखिए लेखक यहाँ पे परिचय बता रहे हैं, कहानीकार यहाँ पे परिचय बता रहे हैं कि मालती आखिर है कौन। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं, इकट्ठे पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई है। और हमारे व्यवहार में सदा सख्या की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है, यानी कि दोस्ती का, फ्रेंडशिप का। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं गिरा कि बड़े भैया हैं, छोटी बहन है, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, ऐसा नहीं, बल्कि दोस्ती का ही रहा है, सखी का ही रहा है, सख्य का ही रहा है। मैं आज कोई यहाँ ये देखिए इम्पोर्टेंट कथन है, मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतः मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गए। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआसा सा होकर कहने लगा, उहूं उहूं उहूं। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ। यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था। मैंने देखा मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, कभी किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है। चिर विस्मृति में मानो मर गया है। मतलब ये सब भी सभी एक एक लाइनों को देखते हुए चलिएगा, कहीं से भी लाइनों को दे देगा जिसमें कि पात्र नहीं आए तो हमारे लिए कठिन हो जाएगा, ठीक है ना, पूछ सकता है। उतने क्षीण, ठीक है, चिर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा है मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरफ का स्वराच्छात्मक कवच बनकर। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है, जो आपका जून में एग्ज़ाम हुआ था पहला वाला जो कैंसिल हो गया था, उसमें यह पूछा गया था कि मालती के पति कहाँ थे, मतलब सरकारी डिस्पेंसरी में थे, प्राइवेट में थे, यह वाक्यों में पूछा गया था। मालती के पति का नाम महेश्वर है, यहाँ पे परिचय दिया जा रहा है। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं, तो यहाँ से सरकारी वाला पूछा गया था। उनकी मतलब एक बार पूछा गया, 2 रिपीट भी क्वेश्चन होते हैं, बाकी हमें सजग रहना चाहिए कि इस पैटर्न पे पूछ रहे हैं तो हमें एक एक लाइनों को ध्यान से पढ़ना है।
तो वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उनकी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आराम करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मज़ा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, ओह, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे रोज आया, रोज ही ऐसा होता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, रोज। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है, चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांगें काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। तो यहाँ पे गैंग्रीन क्या है मतलब कि ऐसे मरीजों को जिनको बीमारी के कारण या फिर कोई जो भी रोग है उनके कारण यदि उनकी टांगें काटनी पड़े तो उसको कहते हैं गैंग्रीन। तो यहाँ से आया था गैंग्रीन, इस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन। और ऐसा रोज होता है, मालती ने जो कहा था, तो वह रोज यहाँ से आया था। रोज और गैंग्रीन, रोज या गैंग्रीन इस कहानी का शीर्षक है, जैसा कि आप जानते हैं। और कमेंट के माध्यम से आप बताइए, रोज किस कहानी संग्रह में छपा था और गैंग्रीन किस कहानी संग्रह में छपा था, जो कि हमने शुरुआत में ही बताया था। थोड़ी ही देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी के हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए हैं, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत सा, उसने कहा, बहुत था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बचा कुछ होगा नहीं, यूँ ही रौब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वहीं अभी बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? और कौन, कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ, रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मांजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैंने मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने कहा। एकाएक फिर रोने लगा। टीटी ने किया, एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर बाद मौन रहा, मतलब कि उसके गोद में था तो उसने दे दिया मालती को। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा नहीं, और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही तो अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? 2-1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, ज़रूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ही ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ
वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ, पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस और निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसा, हाँ, जैसा यह घर, जैसे मालती। तो यहाँ से देखिए, थोड़ी देर यहाँ से लेके आपका मुझे भी बस कर रही है, यह यहाँ से पंक्ति महत्वपूर्ण है। यहाँ से यदि देता है तो आपको फंसाया जा सकता है। आगे देखते हैं। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताब दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंसती। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर ज़रूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लारी में? पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूँ। अच्छा किया। यहाँ तो बस कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो। थके नहीं? भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचार के साथ साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वहीं 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र जैसे स्वर में कह रही है, 4 बज गए, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, किससे, कि मैंने अपने अमित शून्य पद का इतना अंश तय कर लिया। न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर कर दी। उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए? बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यहीं गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई। बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी के वहाँ काटाते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंस से बोले, ना काटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप, यानी पानी आ गया। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़ मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले आए? अब की नीचे जाएंगे तो चारपाइयाँ ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिया। अब हम तीनों, महेश्वर यानी महेश्वर कहानीकार और टीटी यानी महेश्वर, टीटी और मैं, पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह
कुछ चुप हो गया, किंतु बीचों बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता। और कभी कभी हम हंस पड़ते या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई छप्पर की ओर चली तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने मतलब कि यहाँ से देखिए, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। आजकल कुछ भी पूछता है, कुछ भी पूछता है, मतलब ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि देखता है कि आप क्वेश्चन ख़त्म हो गए एनटीए के पास, इसलिए कहीं से भी पूछ दे रहा है। तो अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए, ऐसे दे देगा और पूछेगा कि यह किसके बारे में बात की जा रही है, तो आप आंसर देंगे आम। ऑप्शन दे देगा आम, मौसम्बी, नाशपाती, अंगूर, सेब। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए, जिसे कागज में वो लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती जल्दी जल्दी संध्या के उस क्षण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी, जब हम अभी स्कूल में भर्ती ही हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी के चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचों में पेड़ों में चढ़कर कच्ची आमियाँ तोड़ तोड़ खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती तो मैं भी खिन्न मन से लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। एक बार मालती के बारे में भी यह पूछा गया था कि मालती कैसी थी, कथनों में पूछा गया था वहीं कि मालती अच्छी लड़की थी, पढ़ने में मन लगता था। तो यहाँ पे देखिए मालती के बारे में, मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो, हफ्ते भर बाद मैं देखूंगा कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती, मतलब उसको जितना पढ़ना था रोज रोज उतना फाड़ के फेंक देती और अपने खेल में किसी भांति फर्क ना पड़ने देती, यानी कि पढ़ेगी तो खेल नहीं पाएगी, इसलिए पन्ने फाड़ के फेंक देती थी और खेलने चली जाती थी। तो उसके खेल में कोई व्यवधान नहीं पड़ा। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली तो उत्तर दिया हाँ हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्धत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, किताब मैंने फाड़ के फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह वहीं उद्धत और चंचल मालती, लेखक का मतलब कि जो लेखक दुविधा में इसलिए पढ़ा है कि वह इतनी चंचल लड़की थी, उद्धत थी, उदंड थी, फिर इतनी शांत, और कैसे एक मशीन की भांति इसका जीवन हो गया है। तो मालती आज कितनी सीधी हो गई, कितनी शांत हो गई है, एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है, यह क्या? तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे की कुछ कहने की, न जाने किस किस की न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोमजामा बिछाकर उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था पर तुरंत ही लेट गया, कोई सपना देख लिया होगा। मैंने महेश्वर से पूछा आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि कितने मील पैदल चले थे लेखक, कहानीकार कितने मील पैदल चले थे? तो 18 मील, ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है। तो 18 मील याद रखें ना, 17, 18, 20, 22 कुछ भी ऑप्शन में देगा। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मालती भोजन कितने बजे कर रही थी? 10:30 बजे, ठीक है, रात को 10:30 बजे। यह भी क्वेश्चन है। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं थी, लेकिन लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस
सरकारी क्वार्टर के दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से झलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी को यहाँ पे किसके वृक्ष हैं? चीड़ के वृक्ष। यहाँ पे भी क्वेश्चन आजकल जैसे पूछे जा रहे हैं, तो इन सबको हमें ध्यान में रखकर चलना है। गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। चीड़ के वृक्ष कैसे गाएंगे? वहीं बजेंगे, मतलब एक दूसरे से टकराएंगे, हवा के वेग से उनमें आवाज़ें आएंगी, पत्तियां खड़खड़ाएंगे। धीरे धीरे गा रहे हों कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं है। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से टक्कर काट रहे हैं वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपने चीर्ण वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। यदि यह लाइन दे दिया जाए और पूछा जाए किस कहानी से है, तो यहाँ से हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको भी ध्यान रखें। पर यह सब मैंने ही देखा। अकेले मैंने ने महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी अभी छुट्टी हुई जाती है। और मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा ने मैंने टीटी की ओर देखा और एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मतलब जल्दी से यह सब हुआ। अचानक जो टीटी सो रहा था गिर गया पलंग से। तो वहीं कहानीकार ने कहा कि उसको चोट बहुत लग गई होगी। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसकी चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। रोज 11 बजते हैं, रोज ही गिर पड़ता है, रोज ऐसा होता है। इसी सबसे तो इसका नाम रोज पड़ा। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा। मेरे मन ने भीतर ही, बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर भी ऐसी बात कहती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को भी देख लिया है। मतलब एक नीरस वातावरण था, एक रोज वैसा होता था, उतनी खुश नहीं थी, बस मशीन की भांति चलती जा रही थी कि 11 बजे तक काम करना है, बर्तन मांजना है, खाना बनाना है, इसको देखना है। मतलब एक नीरसता थी। आगे देखते हैं। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो आई, मतलब फिर से बच्चा सो गया, शांति हो गई। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी कभी एक आध सिसके उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को? मतलब लेखक के मन में संदेह है कि किसको देख रही थी। कोई चिंता थी या फिर चंद्रमा को देख रही थी, पूर्णिमा को देख रही थी, तारों को देख रही थी, किसको देख रही थी? तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की बातें उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुंह खो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए, 11 बज गए। तो यानी कि वह रोज ही ऐसा होता था। वह रात को लगभग 11 बजे ही जाके खाली होती थी, सुबह से लेके 11 बजे तक। तो उसके जीवन में एक नीरसता आ गई थी। तो लेखक ने उसी कहानी को, गैंग्रीन तो एक रोग है जिसमें पैर काटने पड़ते थे, और यह भी याद रखें कि जो महेश्वर थे सरकारी डिस्पेंसरी में थे, और रोज़ ऐसा होता है, इसीलिए इसका नाम रोज़ पड़ा।
आप मध्यम वर्गीय समाज में, शहरी समाज में आजकल यह जीवन सभी में, या फिर ज़्यादातर, सभी में तो नहीं कहेंगे, ज़्यादातर लोगों के बीच देख सकते हैं। वहाँ पे संयुक्त परिवार ना होके एकल परिवार होता है और ऐसा ही देखने को मिलता है। पति काम पे गए हैं और पत्नी वहाँ पे अकेले अपना समय बिता रही हैं। हालांकि आजकल तो मोबाइल भी हो गया है, मोबाइल, रील्स, etc। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? सभी बताए गए तथ्य आप ज़रूर इसमें देखें और सभी लाइनें को आप देख लें। एक बार इसको आप पढ़ लेते हैं, 2-3 बार देख लेते हैं, तो फिर यहाँ से आने वाले क्वेश्चन आपको गलत नहीं होंगे। चाहे वह शुरुआत के कहानी से पूछा जाए कि यह किसमें संग्रहित था, या फिर 12 कहानियों में कौन कौन शामिल नहीं है, या फिर पात्रों के नाम पूछे, या फिर किसी लाइन से पूछे कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, या फिर लाइन से या पंक्तियों से यह पूछे कि यह कहाँ से है, या फिर यह किसका कथन है। किसी भी प्रकार से पूछे तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इसी प्रकार से करते रहिए। बाकी यूजीसी नेट की तैयारी के लिए अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो इस बार हम लोग की तैयारी JRF पार की है, बिल्कुल दृढ़ संकल्प होकर हमें यह करना है, यूनिट वाइज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।